हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। तो हम जो ये चैनल पे मैं वीडियोस डालती हूँ रिगार्डिंग हमारे जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं KVS EMRS के, और उसी के लिए मैंने पूरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। मेरा सब्जेक्ट PGT कॉमर्स है, तो मैं जो स्टडीज़ रिलेटेड हैं वो तो सारे डालती हूँ PGT कॉमर्स के, और कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो हम सबके काम आएंगी वैसी वीडियोस भी डालती रहती हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो पूरा रहने वाला है PYQ पे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि EMRS और KVS में फ़र्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव ये लेके आया है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था नहीं। अब कोई भी हो या टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखें तो वो कहते हैं कि PYQs देखो, PYQ से आइडिया लग जाता है, बट PYQ तो है नहीं, तो अब क्या करें। तो वहाँ उसके लिए मैंने सर्च किया और फिर मुझे पता चला कि 2023 में शायद मतलब जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, 2023 में हरियाणा में PGT कॉमर्स लाइक PGT के एग्ज़ाम्स हुए थे। तो वहाँ से मैं ढूंढ के लेके आई हूँ अपने सब्जेक्ट के PYQs। तो अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप KVS और EMRS के लिए उससे आइडिया ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न समझा देती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाने से पहले, ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहे आपके मन में। तो जो हमारा HPSC का पैटर्न था वो उसमें भी ऐसे आता है कि Tier 1 आता है, Tier 2 आता है, ठीक है। Tier 1 में कम्प्लीटली MCQs होते हैं और Tier 2 में होता है उसमें कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव। डन। Tier 1 100 मार्क्स का होता है, खैर ये हमें ज़्यादा नहीं जानना। डिस्क्रिप्टिव देखो वहाँ पे 150 मार्क्स का होता है, हमें कितना मिलेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। रेशो क्या रहने वाला है MCQ और हमारा डिस्क्रिप्टिव, इसका रेशो रहने वाला है 60:40 और एक एग्ज़ाम में रहेगा 40:60। ये वाला है EMRS में और ये है हमारा KVS में, यानी 60 MCQs आएंगे और 40 डिस्क्रिप्टिव आएगा। दोनों ही जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कॉमन चीज़ क्या है कि सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम ज़्यादा बन रहे हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं। डन, यहाँ तक बात आई समझ में। आगे देखिए, अब जो हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो थे 15 और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन मैंने सेम वही उठाए हैं, लेकिन उनके आंसर जो है वो मैंने कन्वर्ट करे हैं 4 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे 18 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से कैंडिडेट को ऑप्शन मिला था कि वो कोई भी 3 स्किप कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको करने कितने हैं 15। डन। अब मैंने ये जो आंसर्स हैं वो कन्वर्ट कर दिए हैं 4 मार्क्स के हिसाब से, सो दैट कोई पर्सन कन्फ्यूज ना हो कि लाइक वो तो 10 मार्क्स के थे, अब आप उसको ऐसे कैसे दिखा रहे हो, कैसे आइडिया लगाएं। तो मैंने उनके ये जो आंसर की फ्रेमिंग है वो 4 मार्क्स के हिसाब से करी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है KVS EMRS और NVS एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज हमें Tier 2 का एक आइडिया मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस के लेवल का एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है सेम इसी लेवल का हो या इससे थोड़ा अप हो सकता है इससे थोड़ा डाउन भी हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। वन मोर थिंग, इसमें 18 क्वेश्चन थे, बट मैं इसको 2 से 3 पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मैं खुद अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करना, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियोज़ में इसको लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर कम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये पूछा था कि आपको सबसे पहले बिजनेस डिफाइन करना है, एंड सेकंड पार्ट है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। कि सबसे पहले तो आपको बिजनेस को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद ये बताना है कि बिज़नेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से कैसे डिफरेंट है, और हमें अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए कुछ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये तो 10 मार्क्स का था तो उस हिसाब से काफ़ी लंबा लिखना था आंसर, बट 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए और जितना हमें एग्ज़ाम में पेज का स्पेस मिलेगा उसको ध्यान में रखते हुए लाइक स्पेसिंग थोड़ी कम करी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा था वैसा वैसा कर दिया। सबसे पहले क्या किया, हमने बिज़नेस को डिफ़ाइन कर दिया, बिज़नेस का मीनिंग लिख दिया। Business refers to an economic activity involving regular production or exchange of goods and services with the primary objective of earning profit by satisfying human needs। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल बिजनेस की मैंने मीनिंग लिख दिया। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब हमें करना है डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया, भाई बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स इनकम होती है, एक पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है, वो अपने बॉस या एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है।
क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हम सेकंड पॉइंट की देखें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिज़नेस में कोई कंपल्सरी नहीं है। इवन एक जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है वो भी बिज़नेस करते हैं, जैसे जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले, गोलगप्पे वाले भी बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं इस चीज़ से। तो बिज़नेस जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए जो हमने ऊपर मेंशन करी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कुछ पैसों के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि वन टाइम आप कुछ सेल परचेज कर रहे हो और आपने बिज़नेस बोल दिया, या एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, समाज सेवा नहीं करनी है। डन। अब प्रोफेशन में आएंगे तो स्पेशलाइज एजुकेशन चाहिए। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, तो जो भी प्रोफेशन आपका है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पेसिफिक एजुकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात कर ले तो जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा है इसमें रिस्क। रिस्क यदि देखें तो बिज़नेस में बहुत हाई रिस्क होता है, और हाई रिस्क मीन्स हाई प्रॉफिट। कई बार रिस्क फेल भी हो जाता है, ठीक है, लॉस भी हो जाता है। प्रोफेशन में रिस्क बहुत कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। आप काम करोगे, आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए इसमें, रिटेल शॉप्स, प्रोफेशन में डाल दिया डॉक्टर, सीए, सीएस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में डाल दिया टीचर्स। इसके अलावा आपके माइंड में जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स हैं आप इनको फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो, बट ये हम बिल्कुल बेसिक जो ये जैसे कि ये है की टर्म्स, इनको हम याद कर लेंगे। अब अगर हमें लगेगा कि एग्ज़ाम्स में लाइक जो टियर 2 होगा उसमें हमारे पास ठीक ठाक पेज दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा एक लाइन के फॉर्म में सेंटेंस फ्रेम करके भी लिख देंगे, पर ये हम उसी टाइम डिसाइड करेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं करेंगे, कहीं पता चले वर्ड पावर लाइक जो हमारी वर्ड लिमिट है वो क्रॉस ना हो जाए। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर देना है हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये चाहे बोले या ना बोले, बोलेगा तो नहीं फॉर श्योर, पर हमें देना है। कंक्लूजन में मैंने डाल दिया, दस बिजनेस डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ रिस्क, क्वालिफिकेशन एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, मेकिंग इट अ यूनिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कंक्लूजन आगे समझ कि बिज़नेस को प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से डिफरेंट है, किस किस टर्म्स में मैंने लिख दिया, और उसके बाद बता दिया यही जो टर्म्स है ये इसको यूनिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा क्या कर दिया, एक फ्लो चार्ट टाइप में बना दिया, जिसमें मैंने तीनों को बता दिया कि तीनों ही क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। डन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपके कुछ और सजेशंस हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये यूट्यूब चैनल के थ्रू जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ उसका मोटिव सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंप्रोमाइज़ बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी। ये एक स्टेटमेंट दे दिया, और इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है। एग्जामिनर चाहता है कि आप एक्सप्लेन करो और जस्टिफाई करो क्या, कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म और पब्लिक कंपनी के बीच का एक मिडिल पाथ क्यों है, ये स्टेटमेंट बोली गई है। अगर ये स्टेटमेंट आपने सही समझ ली तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज तो स्टेटमेंट ही समझ नहीं आने वाली, ठीक है। अब यहाँ मिस्टेक्स क्या करते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक रहती है क्या, कि वो हर चीज़ को ना डिटेल में कर देंगे, कंपनी को भी, पब्लिक कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों को क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लीगल सेक्शंस डाल देंगे जो उनको उस टाइम दिमाग में आएगा कि इसका इस सेक्शन में इसका डेफिनेशन दी हुई है, इस एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे डिफरेंस बिटवीन करके, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि प्राइवेट कंपनी इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी, यानी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं, कुछ फीचर्स पब्लिक कंपनी के, डिफरेंस नहीं पूछा है, उस तरीके से हमें आंसर करना है। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से फ्रेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी इज़ रिगार्डेड एज अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पब्लिक कंपनी। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन में से ले लिया, स्टेटमेंट उठा ली। आगे लिखा है बिकॉज इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, कुछ कुछ फीचर्स हैं। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब फीचर्स बताने हैं, ठीक है। फीचर्स सिमिलर टू पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप से मिलते जुलते कौन से फीचर्स हैं और पब्लिक कंपनी से मिलते जुलते कौन से फीचर्स हैं वो हमें बताने पड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लोज पर्सनल रिलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आपस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके आपस के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंश्योर कंट्रोल रिमेन विद इन
अ ग्रुप, कि कोई भी जो मेंबर होता है, जैसे पार्टनरशिप होती है, जस्ट लाइक जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें भी जो शेयर्स है, जो आपका हिस्सा है अपना, उसको आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ग्रुप में कंट्रोल मेंटेन रहता है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है ड्यू टू फ्यूअर ऑनर्स। जैसे पार्टनरशिप होती है, ऐसे प्राइवेट कंपनी में कि थोड़े बहुत ऑनर्स होते हैं, तो वो आपस में ही कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आपस में डिसाइड कर लेते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस उनको फॉलो नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर सिमिलर टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी से कौन कौन से फीचर्स इसके मिलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है भाई, पार्टनरशिप पे तो था नहीं, तो लेकिन है वो फीचर, तो वो हमने पब्लिक कंपनी में डाल दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी है कि अगर कोई मेंबर कुछ कर रहा है और कंपनी कुछ कर रही है, तो उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी है ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूसेस रिस्क। लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से उनका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लाइक जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप में फर्म में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, कि अगर फर्म ने कोई डील की और वो डेप्ट आप नहीं चुका पाए, ठीक है, कोई उधार ले लिया, लोन ले लिया, और आप वो पैसा नहीं चुका पाए, तो पार्टनर्स की खुद की पर्सनल एसेट्स भी बिक जाती हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन दी कंपनी। तो उससे क्या होगा कि उनकी पर्सनल एसेट्स बढ़ जाती है। इन केस अगर कंपनी का डिसोल्यूशन होगा, तो जो भी कंपनी की एसेट्स हैं, सिर्फ उसी से ही रीपेमेंट किया जाएगा, ऑनर्स की पर्सनल एसेट्स को या प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट, एन्जॉयज परपीचुअल सक्सेशन इन एंश्योर कंटिन्यूटी। डन, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, लास्ट में एग्जाम्पल दे दिया और कंक्लूजन डाल दिया, ठीक है। मोस्ट स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अडॉप्ट दिस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद लीगल प्रोटेक्शन। कंक्लूजन में डाल दिया, दस अ प्राइवेट कंपनी सक्सेसफुली ब्लेंड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप विद स्टेबिलिटी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। की पार्टनरशिप फर्म की तो फ्लेक्सिबिलिटी है और पब्लिक कंपनी की जैसे स्टेबिलिटी है, इसलिए इन दोनों का ब्लेंड है, इन दोनों का मिक्स है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी ये चीज़ देख लेते हैं, की वर्ड्स टू रिमेंबर, ठीक है। इनमें क्या हम देखेंगे, की वर्ड्स टू रिमेंबर। प्राइवेट कंपनी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनको देख लो कि पार्टनरशिप में क्या क्या कंपैरिजन हम करेंगे। लिमिटेड मेंबर्स के ऊपर क्लोजर कंट्रोल होता है, क्योंकि लिमिटेड लोग होते हैं, आपस में कंट्रोल अच्छा होता है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और परपीचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझो दोबारा। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको टेक्नोलॉजी का रोल बताना है कि बिजनेस में क्या है, ठीक है, और उसमें भी उसने एग्जांपल दे दी है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। अब एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन यहाँ से क्या बन सकती है वो देखते हैं। एग्जामिनर सबसे पहले तो चाहेगा कि आप जो टेक्नोलॉजी है उसको आप सर्विस सेक्टर से लिंक कर दो, ठीक है। जस्ट आपको टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये नहीं लिखना, बट आपको ये बताना है कि कैसे वो सर्विस को इम्प्रूव कर रही है। डन। सेकेंड पॉइंट, एटलीस्ट 3 से 4 आपको सर्विसेज कवर करनी है। स्पेशली सबसे पहले उन सर्विसेज को लो जो एग्जाम क्वेश्चन में दी हुई हैं, बाद में 4th नंबर पे कोई और लेंगे, पहले इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। हमें इम्पैक्ट शो करना है, जस्ट डेफिनेशंस नहीं देनी है आपको, उसको आपको कंसेप्चुअल नॉलेज जानना है कि आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई करोगे, आप कितना अच्छे तरीके से बच्चे को भी समझा पाओगे वो चीज़, ठीक है। तो आपको कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, लाइक स्पीड हो गया, एक्यूरेसी, कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कन्वीनियंस। तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐड रियल लाइफ एग्जाम्पल। जहाँ तक हो रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, जैसे यूपीआई हो गया, ऑनलाइन इंश्योरेंस क्लेम्स हो गए, जीपीएस ट्रैकिंग, ई टिकट्स, इस टाइप के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। सारे की सारी चीज़ें पॉइंट में लिखने और कंक्लूजन ज़रूर देना है, ठीक है। कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करना है? हमें भर भर के थ्योरी और सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिखनी है। हमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि उसने क्वेश्चन दिया है तो क्यों दिया है। वो सिर्फ आपसे बेसिक चीज़ें नहीं पूछना चाहता, वो एक्चुअल में देखना चाहता है कि आपका जो नॉलेज है वो कितना ब्रॉड है, आप किस तरीके से आप एग्जांपल्स दे के इस चीज़ को समझा सकते हो। देन आप सर्विस सेक्टर को इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में भर भर के बता रहे हो, वो भी गलत रहेगा। आप कोई एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हो, वो भी
एक रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा, या आपने ओवर राइटिंग कर दी, कोई हेडिंग नहीं डाली, कोई कंक्लूजन नहीं दिया, पैराग्राफ्स में भर दिया या पॉइंट्स में भी लिख रहे हो, तो विदाउट एनी हेडिंग एक चेक करते हैं। जब हमें कोई बहुत नीट एंड क्लीन शीट दिखती है तो हमारा मन करता है उसको पढ़ने का, चेक करने का, ये बच्चे ने क्या ही लिखा होगा। लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, राइटिंग भी छोड़ो, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है ना, तो टीचर का मन ही नहीं करता आंसर शीट चेक करने का। टीचर क्यों मेहनत करेगा भाई, टीचर को थोड़ा नंबर देने हैं। हमें टीचर को इंसिस्ट करना है कि वो हमें नंबर दे, हमें नंबर उसके पेन से खींचने हैं, वो नंबर देना नहीं चाहता, ये याद रखना। तो अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका मन करे, उसका पेन मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। ठीक है, चलिए टिप दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि 2 से 2.5 लाइन आपको इंट्रोडक्शन डालना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में बताना है, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये 3 हमने कवर कर लिए जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिए हुए थे। उसके बाद हमने डाल दिया कंक्लूजन। 4 मार्क्स के हिसाब से हमारा आंसर यहाँ तक सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब एक बार आंसर देख लेते हैं इन डेप्थ की क्या है। और ये वाला आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आप देख लेना खुद पॉज करके वीडियो, इतने ही पेज में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा बता दिया कि टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बैंकिंग सर्विस के बारे में बताया, उसके एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, ये देखो, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस सर्विस के बारे में बताया, उसके बाद उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे दिए। देन मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, उसके बाद उसकी भी एग्जाम्पल्स दे दिए। उसके बाद मैंने एक 4th एग्जाम्पल ले लिया, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग। अगर उस टाइम आपको याद ना आए तो 3 रहने देना, 4th मतलब गलत मत लिखना, बात ये है। और फिर लास्ट में मैंने डाल दिया कंक्लूजन। डन, ठीक है। तो आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से समझ लेना, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी। 4th क्वेश्चन हमारा है WTO 3rd पिलर ऑफ ग्लोबल बिजनेस और रॉन्ग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा ग्लोबल बिजनेस का 3rd पिलर है, या फिर वो एक रॉन्ग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो गलत तरीके से ट्रेड कर रही है, गलत ट्रेड को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का आपसे फेवर में क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्रिटिसाइज़ भी करना है, फेवर भी करके बताना है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि पहली बात तो ये कि जब WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो 3rd पिलर कहलाता क्यों है, क्यों उसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो ऐसा कहलाया गया तो उसको फिर क्रिटिसाइज़ क्यों किया, फिर कुछ तो उसने अच्छे काम किए होंगे और कुछ उसने गलत काम किए होंगे, इसी वजह से उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, वही हमें बताना है। द वर्ड और, जो यहाँ पे ये वर्ड है ना और, इसके बारे में बोल रहा है कि जो ये वर्ड और है इट इज़ हेल्पफुल और हार्मफुल, ये पूछना चाह रहा है कि वो हेल्पफुल है या हार्मफुल है। वी हैव टू कमेंट, नोट चूज़ ओनली वन साइड। हमें दोनों में से सिर्फ एक चीज़ चूज़ नहीं करनी है कि हम एक के फेवर में बोल देंगे नहीं हम तो 3rd पिलर है, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, हम तो ये मानते हैं क्योंकि हमें इसका आंसर आता है तो हम इसी के बारे में लिखेंगे। नहीं, उसने और डाल के ये पूछ लिया आपसे कि भाई बताओ वो 3rd पिलर क्यों है, दूसरा वो रॉन्ग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। तो दोनों ही के ही बारे में हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चंस उतने भी ईजी नहीं है जितना देख के आपको लग रहा होगा। एग्जामिनर की नीड समझो कि वो कैसे आपको फंसा रहा है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सिंपल नहीं है, एक सिंगल लाइन में तो 3 लाइंस कवर हो गए, अदरवाइज उसको एक उसमें लिखते तो 1 लाइन में का ही क्वेश्चन है ये। 1 लाइन के क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है उसने, कितना कुछ पूछना चाह रहा है वो आपसे। आंसर कैसे लिखना है, चलो ये एक बार इस पर ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, मैंने हर क्वेश्चन के साथ इतना डिटेल में आंसर क्यों लिखा है, ताकि हम समझ पाएँ कि जो एक क्वेश्चन है वो हम समझ पाएँ कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम प्लान करेंगे कि हमें इतना फेवर में लिखना है, इतना अगेंस्ट में लिखना है, फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। और जब आप कुछ क्वेश्चंस की इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट बना लोगे तो आपको आगे से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, सबसे पहले हाउ टू राइट फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने ऐड किया है कि आपको 2 से 3 पॉइंट फेवर में लिखने हैं, 2 से 3 पॉइंट आपको अगेंस्ट में लिखने हैं। ठीक है, 1 साइडेड आंसर अगर दिया तो नंबर आपको कम मिलेंगे। एग्जामिनर को यही लगेगा कि इस बच्चे को आंसर क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, और जो उसको एक्सपेक्टेड आंसर था वो उसको मिलेगा ही नहीं, तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में यूज़ NCERT लैंग्वेज, खुद की बनाई हुई लैंग्वेज मत लिखना। अभी स्कूल कॉलेज के पेपर्स नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया, मेन हेडिंग्स देख ली कि हम बस वो तो हम अपने आप लिख लेंगे, अंदर का कंटेंट नहीं। बिल्कुल आपको NCERT लैंग्वेज ही यूज़ करनी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और बाकी बच्चों से लीड लेना है तो। ठीक है, जैसे फ्री ट्रेड, ट्रेड लिबरलाइजेशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड नेशंस। अब आप NCERT लैंग्वेज कैसे यूज़ करोगे, जब आप NCERT रीड करोगे। यहाँ देखो शॉर्टकट नहीं चलेगा, मैं साफ बता रही हूँ। जो ये सोच रहा है कि हम शॉर्टकट चल लेंगे, वीडियो सुन लेंगे, कोर्सेज ले लेंगे, भैया काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें खुद पढ़नी पड़ेंगी।
ठीक है। आप ये समझ लो कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपको 1 महीने बाद बच्चों को पढ़ाना है और फर्स्ट डे जाते ही आपको चैप्टर पढ़ाना है। अब सोचो कैसे पढ़ाओगे? वो तभी पढ़ाओगे जब आपको खुद आता होगा। आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, तभी तो बच्चों को पढ़ा पाओगे ना। ठीक है। उसके बाद हम अपना एक न्यूट्रल सा कंक्लूजन देंगे, कोई पॉलिटिकल या इमोशनल फैक्टर उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। लाइक WT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नीड्स रिफॉर्म्स। ये बहुत एक बैलेंस्ड कंक्लूजन है कि इंपॉर्टेंट तो है, हमने क्रिटिसाइज भी नहीं किया कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ कमियाँ हैं उसमें जिसको हम दूर कर सकते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। नो केस लो, नो स्टैटिस्टिक्स, कोई भी डेटा फालतू का केस लो हम इसमें नहीं घुसाएंगे जब तक ना पूछा जाए। चलिए, अब परफेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए? 2 से 3 लाइन इंट्रोडक्शन की, WTO थर्ड पिलर है, 2 से 3 पॉइंट इसके लिख दें, क्रिटिसाइज कर दिया 2 से 3 पॉइंट में, और उसके बाद एक बैलेंस कंक्लूजन डाल दिया। अब इसका सैम्पल आंसर देख लेते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 पॉइंट्स दे दिए, आप इसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है, आप पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। जहाँ पे भी मैंने ब्लैक या अंडरलाइन किया, इट मीन्स ये कीवर्ड्स है, ये हमें एग्जाम में भी अंडरलाइन करने हैं। और देखो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दे, लैंग्वेज चेंज करके, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन एज इट इज़ उठा ले। ठीक है। क्योंकि देखो हरियाणा का है ये वाला पेपर, तो पॉसिबिलिटी है ना, हर कोई तो हरियाणा का चेक नहीं करेगा, तो हो सकता है KVS EMRS को भी ईजी लगे, इसमें से हो सकता है 18 में से एक आधा क्वेश्चन उठा ले एज इट इज़। ठीक है। तो ये आप देख लेना आंसर। चलिए, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 4 क्वेश्चंस। ठीक है। तो हमारी टोटल हमें 18 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे थोड़ी सी और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ मैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हम सही डायरेक्शन में काम हम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर शेयर करना। एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम इसी तरीके से, और दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प अपने आप हो जाएगी। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।